सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू एमजे टीवी। सो आज डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो ऑन 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने एक नया शिक्षा नीति ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई, ठीक है। सो मैं आपको बता दूँ, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये अचानक से नहीं आया है। 2014 की जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में ये बातें कहा गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्राइम एजेंडा था ऑफ मोदी गवर्नमेंट। सो व्हेन दे कम इन पावर ऑन 2014, आफ्टर दैट ऑन 2015 ऑन 31 अक्टूबर को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव मिस्टर TSR सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में 5 मेंबर को कमेटी बनाई, ठीक है, जो इस एजुकेशन पॉलिसी में काम कर रहे थे। सो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी ऑन 27 मई 2016 को। इसके बाद ऑन 24 जून 2017 में कस्तूरी रंगन, जो इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक थे, उन उन उनके अंडर में 9 मेंबर काम कर रहे थे। सो उन सभी को ये ड्राफ्ट या फिर ये पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाने का काम सौंपा गया था। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ड्राफ्ट ऑन 31 मई 2019 को यह ड्राफ्ट HRD मिनिस्टर मिस्टर रमेश पाकरा जी को सौंपा गया। फिर उन्होंने उनके कलीग्स या फिर विद हिज कलीग एंड मेनी एक्सपर्ट दे एनालाइज दिस ड्राफ्ट। फिर लोगों से सुझाव भी मांगे, फिर ऑलमोस्ट 2 लाख सुझाव आए इसके बारे में। फिर जाके रिसेंटली 2020 मतलब इसी साल ऑन 29 जुलाई को जाके कैबिनेट ने इस ड्राफ्ट या फिर इस पॉलिसी का मंजूरी दे दी, ठीक है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो चेंजेस है, फिर ये जो नया पॉलिसी है, ये फ़िलहाल तो लागू नहीं होगा। मोस्टली इट मस्ट टेक 1 ईयर 2 ईयर, क्योंकि इसका और एक ड्राफ्ट बनेगा, फिर प्रॉपर ड्राफ्ट बनेगा, फिर जाके इसको अपर हाउस या फिर लोअर हाउस में जाके बिल पास होना पड़ेगा, फिर जाके ये पॉलिसी अप्लाई होगा ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। सो इस पॉलिसी में क्या कुछ नया है, क्या क्या चेंजेस है, इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो जो इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी वॉज मेड ऑन 1968 बाई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, एंड सेकेंड चेंजेस टुक प्लेस ऑन 1986 बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। सो इन दोनों पॉलिसी में या फिर कुछ खास चेंजेस या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें नहीं थी, सब कुछ सेम नॉर्मली था। देन आफ्टर 34 years द करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द BJP गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इसमें बहुत मेजर चेंजेस है और बहुत कुछ नया है। सो आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट चेंजेस जो है, जो HRD डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके नाम बदल के अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर बुलाया जाएगा, जो भी HRD मिनिस्टर थे। एक्चुअली आफ्टर इंडिपेंडेंट तब से लेके 1985 तक एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाता था, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर ही था। पर राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसके नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्री कर दिया गया। इस नाम को लेकर बहुत सारे संगठन ने आपत्ति जनाई, और भारतीय शिक्षा मंडल ने भी आपत्ति जनाई। उन लोगों की तरफ से ये रिक्वेस्ट था कि इस नाम को बदला जाए। उन लोगों का ये कहना था कि मानव को संसाधन नहीं मान सकते, ये भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। तो इस पॉलिसी ने ये चेंज कर दिया गया है कि जो HRD मिनिस्ट्री है उसको बदल कर अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। सो ये एक मेजर चेंजेस है। सभी बात करते हैं जो एजुकेशनल चेंजेस है। सो जो एजुकेशनल चेंजेस है इस पॉलिसी पर, वो कुछ ऐसा है कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो 10+2 वाला फॉर्मेट है, जिसमें आप और हम पढ़ चुके हैं। वी हैव टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट लाइक मैथ, साइंस में हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर अलॉन्ग विद दैट हिस्ट्री वी स्टडी, देन सिविक्स, जियोग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश। देन उसके बाद वी सिट फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑन क्लास 10। देन वी हैव टू चूज़ अ पर्टिकुलर स्ट्रीम
ऑन क्लास 11, जैसे कि साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, फिर आपका आर्ट्स या फिर वो ह्यूमैनिटी हो गया। तो अभी क्या होगा, इस सिस्टम को बदल कर अभी दूसरा फॉर्मेट में 10+2 को बदल कर अभी कुछ ऐसा कर दिया गया है कि 5+3+4 वाला फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, जो 3 से लेकर 6 साल के बच्चे, उन लोगों के ऊपर अलग से ध्यान दिया जाएगा। उन लोगों का टीचिंग प्रोसेस कुछ अलग अलग होगा। खेल कूद के हिसाब से उन लोगों को पढ़ाया जाएगा। कोई भी एजुकेशनल प्रेशर नहीं होगा, कोई भी बुक्स का बर्डन उन लोगों के ऊपर नहीं होगा। दे विल लर्न ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़। खेल कूद के हिसाब से भी उन लोग को पढ़ाया जाएगा, जो प्ले स्कूल में पढ़ाया जाता है अभी वही सब हर एक स्कूल में मैंडेटरी होगा। फिर जो क्लास 1 से लेकर क्लास 3 के बच्चे, उन लोगों के ऊपर भी अलग ध्यान दिया जाएगा। उन लोगों के लिए एक नेशनल मिशन स्टार्ट किया जाएगा। उन लोगों को पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए टिल द एज ऑफ 9। फिर और एक अच्छी बात यह है कि जो उन लोगों के ऊपर कोई भी एग्ज़ाम प्रेशर नहीं होगा टिल द 3rd स्टैंडर्ड। कोई भी एग्ज़ाम का बर्डन नहीं होगा। उन लोगों को सिर्फ यही सिखाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड फॉर देम, आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड म्यूज़िक, how logical thinking, problem solving, how to solve, how to deal with the problem, teamwork, collaboration, and how to relate with the nature, how to deal with the nature। वही सब उन लोगों को सिखाया जाएगा। फिर क्लास 6 से बच्चे को ओकेशनली कोर्स पढ़ाया जाएगा, मतलब बच्चे की स्किल डेवलप हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाएगा। फिर उन लोगों का इंटर्नशिप भी होगी बीच बीच में, जैसे कि कोई कारपेंटर के वहाँ, लॉन्ड्री वाला के यहाँ, या फिर कोई भी दुकान पर उन लोगों को इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा काम सीखने के लिए। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसा हो गया है कि छोटे बच्चे से लेके बड़ा आदमी के दिमाग पर हर एक काम का स्टैंडर्ड बैठ गया है कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन सच स्टेप कि छोटा ही से उन लोगों को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। और जोर इसमें भी दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं उन लोगों को अपनी मातृभाषा यानी कि अपनी मदर टंग पे पढ़ाया जाए। और फिर पूरा देश में एक ही सिलेबस होगा, ऑल ओवर द कंट्री एक ही सिस्टम होगा, एक ही सिलेबस होगा, सब कुछ सेम होगा। फिर बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पर एक कॉलम होगा, जो रिपोर्ट कार्ड होती है उसमें एक कॉलम होगा जिसमें स्टूडेंट खुद अपने ग्रेड या फिर अपने मार्क खुद लिखेंगे। हाँ, और हर एक बच्चे के पास एक वोकेशनल स्किल होना ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा, जब वो अपना स्कूलिंग कंप्लीट करके निकले फॉर कॉलेजेस। तो क्लास 9 से लेकर 12 तक कुछ ऐसा चेंजेस है, जैसे कि अभी का जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है कुछ ऐसा है कि हम लोगों को क्लास 10 तक हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। सोशल साइंस हो गया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, मैथ्स, इंग्लिश, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। फिर क्लास 10 पर एक SSLC बोर्ड एग्ज़ाम होता है। उसका बाद हम लोगों को एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स और ह्यूमैनिटी ऑन क्लास 11। ठीक है, एक स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर फील्ड पर पढ़ाई करना पड़ता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी में यह बताया गया है कि अभी जो क्लास 9 से लेकर 12 तक एक ही फ्लो में चलेगा, एक ही फॉर्मेट में पढ़ाई होगी। इसमें कोई भी एग्ज़ाम या फिर बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगी। एग्ज़ाम होगी लेकिन कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगी बिटवीन 9 to 12। इसमें सिर्फ लास्ट क्लास 12 के बाद ही आपको एक बोर्ड एग्ज़ाम होगा जो HSLC एग्ज़ाम होता है। हाँ, और इसमें कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं होगा। आपको जो मर्ज़ी, जो सब्जेक्ट पे आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि आपका फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, बिजनेस स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, योर इंटरेस्ट, यू कैन गो और यू कैन चूज़ एनी सब्जेक्ट। ठीक है, आप आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप वो सब्जेक्ट लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक मल्टी स्ट्रीम या फिर कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है इसमें, तो एक मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगा आपका। फिर और बहुत सारे कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि म्यूज़िक या फिर स्पोर्ट्स, इन सभी को भी एक सब्जेक्ट माना जाएगा। तब सभी सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट चूज़ करके आप अपना पढ़ाई या फिर आपका स्कूलिंग टिल क्लास 12 आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही मेजर, बहुत ही बढ़िया चेंजेस है। तो अभी बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर। यहाँ पर एक बहुत ही मेजर चेंजेस ये है, यहाँ पे अभी एक मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है तो कोई भी कारण से वो 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है या फिर सेकेंड ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ जाता है,
तो अभी कैसा होता है, बीच में पढ़ाई छोड़ देने से पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होते हैं और कोई सर्टिफिकेट तो मिलता ही नहीं। तो अभी इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे, जैसे कि कोई भी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छोड़ देते हैं टिल सेकंड सेमेस्टर, सो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑन दिस बेसिस। और इफ़ यू completed second year also like till fifth semester, so you will get a diploma. और if you completed whole 3 years, so you will become a graduate. सो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। आपको अभी क्रेडिट, जितना आप पढ़ाई करोगे उसका इतना ही क्रेडिट मिलेगा, तो एक बहुत बढ़िया स्टेप है। एंड द अनदर वन इज़ दिस, दोज हु आर स्टडिंग फॉर जॉब पर्पज़, दोज हु आर डूइंग ग्रेजुएशन ऑन फॉर जॉब पर्पज़, तो उनके लिए तो 3 साल का ही ग्रेजुएशन होगा। और जो लोग आगे जाके रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं, लाइक दोज हु वांट टू डू PhD एंड ऑल, सो उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, देन 4 साल का PhD होगा। सो एमफिल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा उन लोगों के लिए। और तीसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम तो होगा, जैसे 9 से लेकर 12 तक आपको मल्टीपल चॉइस मिलेगा, यहाँ पर भी चॉइस मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना आपको 9 से लेकर 12 तक मिलेगा। यहाँ पे जैसे भी कोई बंदा या फिर कोई भी स्टूडेंट BSc कर रहे हैं, उसको अकाउंटेंसी में भी इंटरेस्ट है, सो ही कैन गो विद दैट एज इज फोर्थ सब्जेक्ट। या फिर कोई BCom का स्टूडेंट, उसको फिज़िक्स में इंटरेस्ट है या फिर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, सो वो चूज़ कर सकते हैं कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट। सो 9 से लेकर 12 तक ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा आपको चूज़ करने के लिए, लेकिन इन ग्रेजुएशन लेवल आपको इतना ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट स्टिल आप कह सकते हैं यहाँ पे भी आपको वो मल्टी स्ट्रीम एजुकेशन का फैसिलिटी मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। फिर इसके अलावा जो कॉलेजों में ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी, हर एक कॉलेजों में ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी, जैसे कि हर एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है हर एक कॉलेज। तो हर हर एग्ज़ाम जो होती है वो कंडक्ट करती है, ऑल एग्ज़ाम आर कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। सो अभी इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि इवन कॉलेजेस ऑल्सो कैन कंडक्ट एन एग्ज़ाम, तो ये भी एक अच्छी स्टेप है। देन देयर विल बी ओनली सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड, मतलब अभी कई सारी संस्थाएं जैसे कि UGC, AICTE, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बोर्ड है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करते हैं। तो अभी क्या होगा कि इन सभी को मिला के सिर्फ एक ही रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी, जो जो हर एक कॉलेज को रेगुलेट करेगी। सो ये भी अच्छी स्टेप है। और जैसे कि पूरा इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, फिर आपका स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी ये कहा गया है कि हर एक कॉलेजों में एक ही रूल होगा, एक ही सिलेबस होगा, एक ही फॉर्मेट होगा। अभी जैसे क्या है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है और नेहरू यूनिवर्सिटी में 3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन लोग का सिस्टम कुछ अलग है। तो अभी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी हर एक कॉलेजों में, हर एक यूनिवर्सिटी में फॉर्मेट सब कुछ सेम होगा, पढ़ाई से लेके सब कुछ सेम होगा, स्टैंडर्ड सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। और एक अनदर मेजर चेंजेस ये है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल है उन लोगों को मॉनिटर किया जाएगा, मतलब कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो अपने मर्ज़ी के हिसाब से फ़ीस वसूल करने नहीं सकेंगे। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उन लोगों को कितना फ़ीस वसूल करना है, कितना चार्ज करना है, तो अपने मर्ज़ी के हिसाब से उन लोग भी फ़ीस चार्ज करने नहीं सकेंगे। सो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है। सो इसके लिए एक फ्री कैब तय होगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, नॉट ओनली इन टेक्नोलॉजी फील्ड, आल्सो इन आर्ट्स एंड कॉमर्स फील्ड आल्सो। और लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि एक मेजर चेंजेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, कि अभी जो है 4.2% ऑफ GDP स्पेंड करते हैं इन एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। तो अभी इसको चेंज करके 6% ऑफ GDP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडिंग टू स्पेंड ऑन एजुकेशनल फील्ड, जो एक बहुत ही अच्छी स्टेप है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं फ्यूचर पे और अच्छे करंट अफेयर्स पर वीडियो लाऊंगा, अच्छे कंटेंट पर वीडियो लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।